हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं दोस्तों, तो अपने लिए हम अपने आप तरक्की के द्वार खोल देते हैं। दैनिक रोजगार समाचार के आज के एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 3 सितंबर 2020, दिन है गुरुवार। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज दो प्रकरणों पर सुनवाई होनी है। एक तो एमआरसी वाला मुद्दा है और दूसरा है संशोधन वाला। तो जो एमआरसी वाला मुद्दा है उस पर सुनवाई कोर्ट नंबर 38 में न्यायाधीश पंकज भाटिया जी की बेंच में होनी है और संशोधन मुद्दे पर माननीय चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी की बेंच में सुनवाई सुनिश्चित है। दोनों मुद्दों पर मेरी नजर बनी रहेगी और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपको तुरंत जो है अपडेट करूंगा। और देखिए, भारत सरकार ने पबजी समेत 118 और जो चीनी ऐप हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इसमें पबजी भी शामिल किया गया है और पबजी के बारे में WHO ने 2018 में ही कहा था कि ये एक गेमिंग डिसऑर्डर पैदा करने वाला गेम है और 13 साल से लेकर 46 साल तक के तमाम लोग ऐसे हैं जो कि इस गेम के चलते काफी तुनक मिजाज और तनावग्रस्त हो गए थे। तो ये ऐप फिलहाल बंद कर दिया गया है और इसी के साथ 118 अन्य ऐप भी बंद किए गए हैं, जिसमें वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग और एक महत्वपूर्ण ऐप था इसमें ऐप लॉक, जिसका इस्तेमाल आप लोग भी करते रहे होंगे। तो ये सारे ऐप भी बंद हो गए हैं। पहली कड़ी में टिकटॉक समेत 59 ऐप बंद हुए थे और दूसरी बार 47 ऐप जो थे वो प्रतिबंधित किए गए थे। और ये कहा गया कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि ये जो ऐप होते हैं इससे देश की संप्रभुता, अखंडता और रक्षा के लिए खतरा था। शिकायतें मिल रही थी कि ये ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म में निजी जानकारी चुराते थे और अवैध रूप से इन्हें बाहर भेजते थे। डेटा का इस्तेमाल देश की संप्रभुता और रक्षा के खिलाफ हो रहा था। यह बेहद चिंता का विषय था, इसलिए सरकार ने आपातकालीन कदम उठाए हैं और ये प्रतिबंध लगा दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से इसमें अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, वो अपनी नौकरी, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। यूट्यूब और ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहे तमाम शिक्षकों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है। और दोस्तों, यहाँ पर एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, एसएससी में तो 3 चरण की परीक्षाएं हो गई थी। चौथे चरण का जो रिजल्ट था वो अभी तक जारी नहीं किया गया। आरआरबी, एनटीपीसी के लिए परीक्षा जो थी वो 2019 में ही करवाई जानी थी। 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन परीक्षाओं की डेट अभी तक घोषित नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि मार्च के बाद जो है, मार्च के तीसरे सप्ताह में लॉकडाउन और कोरोना का संकट आया है, तो उसके पहले भी बहुत सारा समय मिला था, लेकिन परीक्षाएं नहीं हुई। और वर्तमान में भी देखा जाए तो कुछ परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, कुछ परीक्षाओं के बारे में कुछ अता पता नहीं है। यूपी SSSC लंबे समय से कोई भी वैकेंसी जारी नहीं किया है। लेखपाल भर्ती के बारे में हालांकि यूपी SSSC 2 साल से कह रहा है कि भर्ती आएगी, लेकिन कब आएगी कुछ पता ही नहीं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड 68,500, 69,000 असिस्टेंट प्रोफेसर तमाम शिक्षक भर्तियां हैं और TGT PGT जो 2020 वाली भर्ती है उसका भी इंतजार लंबे समय से हो रहा है। और बाकी की जो भर्तियां हैं, LT ग्रेड के बारे में बात करें तो जो लोग चयनित हैं अभी उनको नियुक्ति नहीं मिली है, तो फिलहाल नियुक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि नियुक्ति उनको जल्दी मिल जाएगी। 68,500 और 69,000 की जो भर्तियां हैं वो कोर्ट में हैं, यानी कि छात्र ये कह रहे हैं कि लंबे समय से वो नौकरियों के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सिस्टम इस प्रकार से काम करता है कि उन्हें जो है नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, या तो नौकरियां आती नहीं है, आती है तो परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा हो भी जाती है तो उसके बाद फिर मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में इसलिए जाता है क्योंकि जब परीक्षा के दौरान धांधली के आरोप लगते हैं, नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाता है, तो ये कुछ नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाता है, यानी कि कुछ लूप होल्स होता है वो सिस्टम की ओर से आता है। तो ये सारी बातें हैं। और एक बात और भी है कि तमाम नौकरियां ऐसी भी होती हैं जिसके लिए उम्र सीमा निर्धारित होती है कि लास्ट डेट आपके लिए, यानी कि आपकी उम्र 40 साल हो जाएगी, 35 साल हो जाएगी, या फिर यूपीएससी को देखें तो खैर यूपीएससी तो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और यूपीएससी का जो पैटर्न है वो वाकई काबिल तारीफ है और हर चीज को वो अपने बच्चों की कद्र भी करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके मतलब यूपीएससी के बारे में अगर हम बात करें तो जो चीजें यूपीएससी करता है, अगर उसी के पैटर्न को अन्य जो संस्थाएं हैं वो फॉलो कर लें तभी तमाम चीजें जो होती हैं वो सुलझ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो अन्य परीक्षाएं होती हैं उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए, एक निश्चित चयन प्रक्रिया होनी चाहिए और एक समय सारणी होनी चाहिए, यानी कि मिला जुला कर ये कि जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए और उसके लिए उन्हें बहुत अधिक लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिसके लिए फॉर्म
भरे जाते हैं 2017 में और अभी तक अता पता नहीं है कि उनको ज्वाइनिंग कब मिलेगी। तो मतलब अनलिमिटेड समय नहीं होता है किसी के पास, और ये एक बड़ी वजह है कि अभ्यर्थी इस समय काफी व्यथित है और वो अपने हक की आवाज को सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं। बेसिक और माध्यमिक शिक्षक के 2 महीने से जा रहे हैं स्कूल, जबकि अनलॉक 4 की जो गाइडलाइन आई है उसमें कहा गया है कि 21 सितंबर के बाद से शिक्षकों को बुलाया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गाइडलाइन के मुताबिक 21 सितंबर के बाद 50% शिक्षकों और कर्मचारियों को बुलाने की बात कही गई है। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को जुलाई के पहले सप्ताह से ही स्कूल बुलाया जा रहा है। शिक्षकों ने यह पूछा है कि क्या बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में अफसर बिना मुख्य सचिव की जानकारी के स्कूलों में शिक्षकों को बुला रहे थे, और ये भी कि इसे लेकर शिक्षकों में रोष भी है। उनका कहना है कि वो पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए गाइडलाइन में इसे शामिल करने पर भ्रम हो गया है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि आदेश में साफ कहा गया है कि 21 सितंबर के बाद 50% शिक्षक और स्टाफ को बुलाया जा सकता है, जबकि शिक्षक जो है वो जुलाई से ही स्कूल जा रहे हैं और 2 महीनों में कई तरह के काम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में शिक्षकों के संक्रमित होने और मृत्यु होने के बाद भी शिक्षकों को बेवजह स्कूल में बैठने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन मुख्य सचिव का आदेश कुछ और ही कह रहा है। और देखिए, एक गुड न्यूज है हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जो परिणाम का इंतजार कर रहे हैं वो अभ्यर्थियों के लिए, कि LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान और हिंदी के प्रतियोगी छात्रों के प्रयास से आखिरकार वाराणसी में जो चार्जशीट है कोर्ट में वो दाखिल कर दी गई है। अब प्रतियोगी मोर्चा के जो विकी खान है उनका कहना है कि अब कोर्ट से चार्जशीट की कॉपी लेकर अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के सामने रखा जाएगा और परिणाम की मांग की जाएगी, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अध्यक्ष ने चार्जशीट के बाद परिणाम घोषित करने की बात कही थी। और CBSE 5 सितंबर से स्कूल बंद कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास। देखिए, CBSE स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने सरकार से निजी स्कूलों को राहत पैकेज दिए जाने की बात कही है। पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार मामले में कोई सार्थक कदम नहीं उठाती है तो 5 सितंबर से स्कूल ऑनलाइन क्लास मुहैया नहीं करा पाएंगे। बुधवार को गोमती नगर स्थित होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में अध्यक्ष श्याम पचौरी और महासचिव प्रयाग बोस ने कहा कि स्कूलों ने सरकार की बात मांगते हुए ही इस वर्ष फीस में वृद्धि नहीं की, और स्कूल जो है सरकार की अन्य सभी बातें मान रहे हैं, बावजूद अभिभावक जो है वो फीस जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं, और फीस नहीं मिलेगी तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं चल पाएगी। जेईई मेंस के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो जेईई मेंस परीक्षाओं के शुरू होने के साथ ही अब विश्वविद्यालयों सहित दूसरे शैक्षणिक संस्थानों की अटकी परीक्षाओं का भी रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इसे लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, और ये जो दिशा निर्देश हैं उसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं होगा। परीक्षा से जुड़ी सारी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर होंगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों को परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। उनकी जो परीक्षाएं होंगी वो बाद में ली जाएंगी, और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले शिक्षक और कर्मचारियों को भी परीक्षा केंद्रों से अलग रखा जाएगा, यानी कि जो छात्र हैं कंटेनमेंट जोन से उनकी परीक्षाएं बाद में होंगी। और यूपी बोर्ड में 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन हो सकते हैं। वेबसाइट scholarships.gov.in है और इस पर आप 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड की ओर से निर्धारित कट ऑफ के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य और कला में विज्ञान में 334 अंक और वाणिज्य में 313 और कला में 304 अंक अगर अभ्यर्थी प्राप्त किए हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये भी शर्त है कि उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए नियमित पाठ्यक्रम में दाखिला लिया हो। शर्त यह है कि उनकी सालाना जो पारिवारिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि पूर्व के वर्ष 2016, 17, 18 और 19 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं अपनी छात्रवृत्ति नवीनीकरण के लिए वेबसाइट पर आवेदन पत्र भरें और ऑनलाइन आवेदन पत्र ही मान्य किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सोशल मीडिया पर अगर आप सक्रिय हैं तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर ये आईडीज हैं जिन पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है ये भी प्ले स्टोर पर मौजूद है, डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।